इस वक्त आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिका नज़ीर जी हैं। फेमस एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ की, और यूट्यूब चैनल भी है इनका अनिका नज़ीर जी के नाम से। इनके यूट्यूब में भी काफ़ी सारी चीज़ें ये कश्मीर के बारे में बताती रही हैं। वहाँ पे जाइए आप लोग और देखिए जाके, ये कश्मीर के बारे में डिटेल से बात करती हैं। तो अनिका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि कश्मीर आप अब कितना बदलता हुआ देख रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। कश्मीर पे बहुत सारी बात पहले भी कर चुकी हूँ, और आजकल का जो मुद्दा है वो स्टेटहुड रिस्टोर करने का है, और फ़िलहाल के लिए असेंबली इलेक्शंस का है। मुझे लगता है अब उन पर ज़्यादा बात होनी चाहिए कि स्टेटहुड कैसे रिस्टोर करी जाए, क्योंकि यहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स भी बड़ा कहते थे। कल तक की ही बात है जो वो कहते थे कि हम आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। तो ये एक और रियलिटी चेक है कि उनके दावे बहुत कमज़ोर थे और जो होने ही नहीं थे। बस वो लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते थे कि हम आर्टिकल 370 को किसी तरीके से उस स्पेशल स्टेटस को वापस ले आएंगे, जो सिर्फ उनको उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको एम्पावर करता था। तो अब स्टेटहुड की जो है वही बात होनी चाहिए, और अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी उसी की मांग कर रहे हैं कि जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर होनी चाहिए, और जो असेंबली इलेक्शंस जो है उनके लिए क्या सेटअप है और कब होने हैं, उनकी बात सेंटर से होनी चाहिए। मतलब आपको कैसे इतनी जल्दी इतना फास्ट चेंजमेंट कैसे आपको नज़र आया? क्योंकि कोविड के बाद हम लोग आए हुए थे, मतलब 2022 में किस तरीके से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती थी यहाँ पे लाल चौक वगैरह में। अब तो 2 बजे आइसक्रीम के ठेले लगे हुए हैं, तो मतलब इतना फास्ट कैसे बदला? फास्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे पुलिस के नौजवानों ने हो या सिक्योरिटी के हो या बहुत सारे सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई है, तब जाके हमने यह अमन कमाया है। ये फास्ट नहीं है, ये हमने अपना खून, कहते हैं ना कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। वो सही मानों में इससे पता चलता है कि हमने इस कश्मीर में कितनी जानें गई हैं, कितने लोगों के घर उजड़े हैं, कितने माएँ जो है उनकी गोद सूनी हुई है, कितने जो लड़कियां हैं वो विधवा हुई हैं, कितने बच्चे जो है वो यतीम हुए हैं। तब जाके हमें ये आज ये अमन देखने को मिल रहा है, जो हार्ड अर्नड पीस है। इसमें ये सिर्फ 5 साल के हमें उस तराजू में नहीं तोलना है, हमें ये पिछले 70 सालों के उस तराजू में तोलना है, जहां हमने अनगिनत जानें गंवाई हैं और अनगिनत चीज़ें देखी हैं, जहां हमने पंडित एक्सोडस भी देखा है। तो ये उन सब के बाद आज हमें वो अमन और चैन देखने को मिला है। तो ये क्रेडिट उस सारी चीज़ों का है, वहाँ से उस खून की जो है वो आज वो परवान चढ़ा है, और हमें आज ये अमन मिला है। आपने कुछ ऐसा दौर देखा है जो अब चाहती हैं कि वो कभी कोई ना देखे, नई जनरेशन? तब मैं छोटी थी, तब मुझे ये बड़ी इजी पीजी चीज़ें लगती थी, बट अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ उस फेज़ को, मैं सोचती हूँ कि कोई भी बच्चा उस मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरे, उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से ना गुजरे, जिससे वो एक ट्रॉमा था, हमें समझ नहीं आता था उस टाइम, हम बच्चे थे, बट वो आगे जाके आपके दिमाग के साथ मैसअप करता है। क्या आपके माइंड में वो चीज़ें याद, मेमोरीज? जैसे हम जब सुबह उठते तो बच्चे यूजुअली स्कूल जाते, उन्हें तैयार किया जाता था। हम जब सुबह उठते थे, हम ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट जस्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट हमारी एक दौड़ बाहर, गेट के बाहर होती थी, ये देखना कि ट्रैफिक वर्क कर रहा है। अगर ट्रैफिक चल रहा है तो हमें स्कूल जाना है, और अगर ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो स्कूल नहीं जाना है। सो दिस वाज द सेटअप ऑफ आवर हाउ टू गो स्कूल। तो ये चीज़ें किसी भी बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। और हमारे एकेडमिक्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। शायद हमें बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत लैक की है इस टर्मोइल के बीच में। और कभी कभी ऐसा होता था, हम स्कूल चले गए और स्कूल चले जाने के बाद 12-1 बजे के बाद बाहर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हुआ है, या कुछ ऐसा स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई, और हम स्कूल में ही हैं, और स्कूल हमारे मेन रोड्स के आसपास ही हुआ करते थे। मेरे स्कूल वो मेन रोड के पास ही होता था, और मुझे मेन रोड से ही गुजर के अपने घर पहुंचना होता था। तो बाहर स्टोन पेल्टिंग हो रही है, एंड स्कूल में जब ये बात पता चलती तो जस्ट आफ्टर दैट आपको स्कूल से निकाल के आपको घर भेजा जाता था। तो आपके पेरेंट्स, तब उतनी फ़ोन कनेक्टिविटी, ये सोशल मीडिया उतना नहीं था, बहुत छोटे थे, 3rd-4th क्लास में पढ़ते थे। तो हमारे पेरेंट्स को भी शायद ही पता चलता था कि हाँ बाहर क्या हुआ है, बच्चे स्कूल में हैं, वो कैसे आएंगे।
कुछ पेरेंट्स को पता चलता था, वो चले आते थे बच्चों को लेने, हम उनके पेरेंट्स के साथ कभी कभी चले जाते थे, वो भी हमें हमारे घर तक ड्रॉप कर देते थे। तो दिस इज़ बट आई हैव सीन पर्सनली। या कभी कभी तो एक 3-4 दिन तक स्कूल बंद रहा, फिर एक दिन गए, फिर 3-4 दिन तक बंद रहा, और उन 3-4 दिनों में हम अपने घर के बाहर से एक लंबा प्रोसेशन, 1 किलोमीटर का प्रोसेशन देख रहे हैं, चलता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे मतलब कि स्कूल से घर आने की दूरी पे मतलब कि जैसे बंद हो गई, काल आ गई, तो इस तरीके से बंद पत्थरबाजी चल रही है, तो आपने जैसे देखा हो लोगों को कि अरे यार इसको तो हमने देखा है, ये हमारे घर के बगल में रहता है, ये पत्थरबाजी करता है, इस तरीके से? हाँ, ऑलमोस्ट ये बहुत नॉर्मल चीज़ें थी कि मतलब जान रही हैं आपकी गलत है, कर रहा है ये, हम इसको जानते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ऐसा? उस वक्त देखिए, जो हम जिस उस दौर में पले बड़े हैं ना, हमारे लिए कुछ गलत और सही नहीं था, हमारे लिए ये था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है। हम अपने कश्मीर से बाहर भी नहीं गए थे किसी दूसरी स्टेट में, तो हमें नहीं पता था, हमें यही पता था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये होता ही रहेगा। और हमें इन चीज़ों की जैसे आदत ही हो गई थी कि जैसे कोई अभी आज आप किसी बच्चे पे अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अचानक से कुछ आप चीखने चिल्लाने लगेंगे, उसने वो चीज़ें नहीं देखी, वो सहम जाता है। हम लोग नॉर्मली, अच्छा अब जब 1 बार 2 बार, जब 10 बार 15 50 बार देख चुके हैं, अच्छा स्टोन पेल्टिंग हो रही, चलो यहाँ से निकल जाते, वहाँ घर पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़, कभी कभी तो 5-10 मिनट बैठ के रुक पे देख भी लेते थे कि कहाँ कौन कहाँ जा रहा है। पता था हम छोटे बच्चे, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो हम साइड में बैठ के देख भी लेते थे कौन कहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से पुलिस आ रही है, उतर जा रही है, वहाँ से एक हजूम आ रहा है लोगों का, तो वो पीछे पड़ रहे हैं, बीच में शेलिंग हो रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता था। तो अब तो माहौल बना हुआ है, दिल्ली जैसा माहौल बना हुआ है, लाल चौक में इतना क्राउड है, मतलब कि 5 अगस्त है, लग ही नहीं रहा है कि कुछ ऐसा दिन है, 5 अगस्त है, सेंसिटिव एक तरीके से डे है, इस तरीके का कुछ नहीं लग रहा, बढ़िया भीड़ है, लोग आराम से घूम रहे हैं। बिल्कुल, लोग, मुझे लगता है वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, और मुझे लगता है हील करने में आपको टाइम लगता है, और 5 साल इतना तो वो बदलाव आया है लोगों में कि काम करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। समस्याएं हैं, मसले हैं हमारे कश्मीर में अलग अलग चीज़ों को लेकर, बट उन्हें उसी तरीके से प्रेजेंट भी करना है। अच्छा, ये क्या तरीका है वाकई में क्या बदलाव आया है कि ये कैमरे में बदलाव दिखता है कि एक तरीके से जैसे मतलब कि यहाँ के पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर की तरीके यहाँ के लोग अभी बंद हैं, और जब उनको एक तरीके से आज़ादी वाला वही फिर से राग लापने लगेंगे अगर उनको यहाँ से सेना हटा दी जाए, ये सारी चीज़ें फोर्स हटा दी। कश्मीरी कभी प्रेशर कुकर में बंद रहने वाला नहीं है, तो वो अपने कन्वीनियंस से ही बात करेगा, जब उसको करनी होगी बात वो करेगा, वो डरेगा नहीं किसी से। तो हम प्रेशर कुकर में कभी बंद नहीं रहे हैं। हमें जब क्रिटिसाइज़ करना होता है, हम करंट गवर्नमेंट को भी चौड़ में आके ये क्रिटिसाइज़ करते, तो हम प्रेशर कुकर में बंद होने वाले लोग नहीं हैं कि बंद होंगे और कोई हमें कुछ बोल देगा। हमें प्रेशर कुकर में बंद होना क्या होता है, हमें जब मुफ्ती और अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ भी बोलना होता है, हम बोलते हैं। हमें बहुत सारे लोगों को जब उन्हें सपोर्ट करना होता है वो करते हैं। प्रेशर कुकर में बंद होते तो कश्मीर का वोटर टर्नओवर जो है वो 58% नहीं होता है। 35 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है। तो प्रेशर कुकर में बंद करने वाली जैसी, हाँ, अगर किसी को प्रेशर कुकर में बंद किया गया है तो वो यहाँ के पॉलिटिशियंस को है, क्योंकि आज 5 अगस्त है। मैं ट्वीट्स का भी काफ़ी स्क्रॉल कर रही थी, मैं न्यूज़ वगैरह देख रही, तो उन्होंने बड़ा शोर मचा के रखा है, हमें बंद कर दिया गया है, हमारे दरवाज़ा आपको बंद कर दिया गया है ताकि हम लोग आराम से चल फिर सकें बाहर से, सो दैट वी डोंट सी योर दैट जो के ड्रामा आप करते हो बाहर इन दिनों पे। यू फोकस ऑन स्टेटहुड नाउ। आपको पता है कि आपने 370 तो वापस लाना है नहीं, तो स्टेटहुड पे आप फोकस कीजिए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। तो प्रेशर कुकर में उनको ही बंद किया गया है, यहाँ आम लोगों को। आपको लगता है वो लोग प्रेशर कुकर में बंद है इस वजह से सेफ है यहाँ की जनता? बिल्कुल, उनको ऐसे प्रेशर कुकर्स में उनको बाज़ औक़ात बंद कर लेना चाहिए ताकि उन्हें ये रियलिटी चेक मिले, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये उनके खाला जी का घर नहीं है कि जो वो लोगों के साथ जो उनको मन करे वो चीज़ वो कर सकते हैं। कभी कॉन्फ्लिक्ट को वो बढ़ावा दे, कभी कहेंगे पड़ोसी मुल्क में से हमें बात करनी है। ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। यहाँ ये सब चीज़ें प्रिवेल आपको नहीं होने देंगी, आपको ये समझनी पड़ेंगी। क्या लगता है आप सही समय आ गया चुनाव का, ये विधानसभा वाले चुनाव हो जाने चाहिए? मुझे लगता है एक पॉलिटिकल रेस्टोरेशन जो है होनी चाहिए।
जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक डेमोक्रेसी का एक मतलब होता है। डेमोक्रेसी का मतलब है जब आप लोगों का जो वो ओपिनियन है वो जानते हैं, और वो सबसे बड़ा ओपिनियन जब आप जानते हैं वो उनके वोट के थ्रू जानते हैं। तो आपको वो पॉलिटिकल रेस्टोरेशन करनी चाहिए, चाहे लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करें, उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी या ये कैंडिडेट हमारे लिए सही है, आपको वो पॉलिटिकल रेस्टोरेशन करनी चाहिए। अब 5 साल हो चुके हैं, अब जिन चीज़ों में हमें बदलाव चाहिए था, टेररिज्म में डिक्लाइन चाहिए था, वो हो रहा है। हमें पत्थरबाजी नहीं चाहिए थी, वो ख़त्म हो गई है। हमें डेवलपमेंट कामों में स्पीड अप चाहिए था, वो हो रहा है। यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, बच्चों के जो स्कूल है वो बंद नहीं पड़े हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है। इन चीज़ों में आपको बदलाव चाहिए थे, वो बदलाव आ चुके हैं। अब आपको पॉलिटिकल सेटअप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी पे ही चलता है। जो रिसेंट लोकसभा चुनाव हुए हैं पूरे देश में, वो एक इसका बहुत बड़ा रियलिटी चेक था कि डेमोक्रेसी कितनी खूबसूरत है, किस तरीके की डेमोक्रेसी है, जहाँ हमारा देश, जहाँ अलग अलग जाति और अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, कैसे लोग चुनते हैं अपने उम्मीदवार को, और वो वर्क भी करती है इतनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में। तो वही इस खित्ते में भी आपको दिखाना चाहिए। असेंबली इलेक्शंस जो है यहाँ शुरू होनी चाहिए। यहाँ उनके लिए जो भी प्रोविजंस है वो आपको सामने आना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी कि कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको डायरेक्शंस दी हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली का आपको मतलब कि पॉलिटिकल करियर क्या अब नज़र आता है, या इनको क्या अपने मुद्दे चेंज करने पड़ेंगे, या उसी तरीके से अगर सियासत करते रहे तो इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा? क्या इनका करियर क्या दिखता है? इनको मुद्दे चेंज करके डेवलपमेंट पे बात करनी पड़ेगी, या 370 और उसी तरीके से जो पुराना कश्मीर था उसी में बात करें तब भी बेनिफिट मिलेगा इनको? मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो खसारे में है। अभी लोग, मुझे नहीं लगता उन्हें चुनेंगे। अभी जो इनके मेन फेसेस है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, उनको लोग डिनाई कर रहे हैं। बट विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ लोगों का एक कनेक्शन है। तो लोग इस बार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखेंगे, जैसे पिछले चुनाव में भी उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखा, उन्होंने कैंडिडेट को भी देखा। तो मुझे लगता है वो कैंडिडेट बेस्ड वोट भी करेंगे कि कैंडिडेट कौन है, उनके साथ उनका कनेक्ट कैसा है, कितना भरोसा है उनको कैंडिडेट पे। मतलब अगर ये लोग अगर देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी जो होती है कि अगर ये लोग अपने सही रास्ते पे आ जाएं, जैसे पत्थरबाज लोग पहले थे वो सही रास्ते पे आ गए, उसी तरीके से अगर ये पॉलिटिकल पार्टी लोग भी सही ट्रैक पे आ जाएं तो क्या इन लोगों को बेनिफिट मिलता है? पॉलिटिशियंस कभी सही रास्ते पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनका एक ही पॉलिटिक्स जो है, मैं उसको पर्सनली उतना एंडोर्स नहीं करती हूँ, बट जस्ट बिकॉज आई डोंट एंडोर्स इट उसका मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल सेटअप चलेगा नहीं। बट ये है कि पॉलिटिक्स में रिफॉर्म्स ज़रूरी है, या क्या चीज़ें आपकी सोसाइटी को ग्रो करने में आपको मदद करेंगी, वो चीज़ों में अगर ये रिफॉर्म लाएंगे और फालतू की बातें ख़त्म करेंगे तो शायद लोग फिर से इनको जनरेशन क्या चाह रही है यहाँ की, मतलब पॉलिटिक्स से क्या चाह रही है यहाँ के लोगों से? यहाँ नौजवानों का मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना। यहाँ जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें काफ़ी 2-4 बार स्कैम्स देखने को मिले हैं, उनसे निजात चाहिए यहाँ के आम नौजवान को। अभी उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो इनको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है इस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है लोकसभा में, उसने ये मुद्दे उठाए हैं, तो ये उनके हित में जाएगा असेंबली इलेक्शंस में। उनका फेस जो उन्होंने वहाँ बात की है इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे नीट को लेकर है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, यहाँ के जो बाकी जो JKSSB के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो डिले हुआ है उसमें, या स्कैम हुआ है उसमें, उन पर उन्होंने जो बात की है, तो वो लोगों को भारी है वो बात कि हाँ, हमारे बारे में कोई पार्लियामेंट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो ये चीज़ उनको बेनिफिट करेगी फिर असेंबली इलेक्शंस में। तो अगर ये मुद्दे वो सामने रखें, ना कि ये कि हमें पड़ोसी मुल्क से बात करें, अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क से बात करो पहले, पड़ोसी मुल्क में हमें क्या देश की बजाओगे पाकिस्तान। हाँ, तो जैसे वो मुझे लगता है एक पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पकड़ रहा है। हाँ, फेस को अगर नहीं एक्सेप्ट करे, बट बाकी लोग भी है
है उस पॉलिटिकल पार्टी में, शायद मे भी उनको एक्सेप्टेंस मिले। लास्ट सवाल कि ये अब आगे की जनरेशन को आप कैसा कश्मीर छोड़ के जाना चाहती हैं और देखना चाहती हैं? मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट फ्री, टर्मोइल फ्री और डेवलप्ड कश्मीर, वो जो कहते हैं कि कश्मीर जो है स्विट्ज़रलैंड जैसा है, इट्स अ मिनी स्विट्ज़रलैंड। पर मुझे लगता है कि लोग कहने चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड जो है कश्मीर जैसा है, इतना वो ग्रो करना चाहिए। और यहाँ के हर खित्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिलना चाहिए। जीआई टैग से उनको जो इंटरनेशनल वो आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। जीआई टैग मतलब क्या? लोग जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ का जो केसर है या यहाँ का फ़िरन है, फ़िरन को अभी जीआई टैग नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें जिनको जीआई टैग नहीं मिला है अभी। तो जीआई टैग होता है कोई भी जियोग्राफिकल एरिया जो होता है उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिलता है। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला यहाँ पे हाँ, भी होना चाहिए। तो हर जगह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली एक आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, उस खित्ते को भी एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। उससे क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कश्मीर की तरफ, या इंटरनेशनल टूरिज़्म को हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कश्मीर की तरफ। तो मैं चाहती हूँ कि कश्मीर वैसा हो, और अगर मैंने कुछ भी थोड़ी सी मेहनत की है या थोड़े से एफर्ट्स डाले हैं यहाँ की यूथ को लेकर, यहाँ के बच्चों को लेकर, मैं चाहूँगी अगले 10 साल के बाद या 20 साल के बाद मैं वो चीज़ें कश्मीर में देखूँ। ये अनिका नज़ीर जी थी जो बेबाकी से अपनी बातों को यूट्यूब चैनल पे भी रखती हैं और यहाँ पे भी रख रही थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।